हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग नोट करेंगे, उसकी हाइपोथेसिस। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यूज करेंगे हाइपोथेसिस ऑफ बोहर मॉडल। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट। लिखो फर्स्ट पॉइंट, बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर single electron atoms like hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, etc. ठीक है। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस है कि हम जो भी बोहर मॉडल होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो थ्योरी होंगी, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे ही वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम 2He4 होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो He प्लस। लिथियम 2 प्लस, लिथियम के न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो हटा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बेरिलियम 3 प्लस। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस था इसका। सेकेंड पॉइंट इस हाइपोथेसिस का, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो न्यूक्लियस है, अगर इसका एटॉमिक नंबर मान लो जेड, एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? जेडी का चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस पे प्लस जेडी के चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। पास में भी घूम सकता है, दूर पे भी घूम सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स एनर्जी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही दूर रहेगा, और उसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतने ही पास रहेगा। ठीक है। तो इसका जो सेकेंड हाइपोथेसिस है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसमें घूमते समय उसकी एनर्जी कंजर्व होती है, और उस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो ऐसे ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शेल है जिसमें वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन सर्कुलर पाथ in which electron does not radiate energy. These orbits are known as stationary orbit of electron या shells of electrons. ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उस समय जाते समय एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर वो जाते समय या आते समय एनर्जी रेडिएट करता है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, और जब हायर ऑर्बिट से लौटेगा तो लौटते समय एनर्जी रेडिएट करेगा ताकि उसकी एनर्जी कम हो सके और वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास जा सके। लिखिए इसको, when electron absorb a certain energy, it excited, this electron is excited to higher energy level. In higher energy level, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना, when electron absorb a certain energy, then it is excited to higher energy level, तो अपने लेवल से हायर लेवल में चला जाता है। In that higher level, this electron stay for 10 to the power minus 8 second. And after that, electron comes in lower energy levels. अब हायर लेवल में 10 पर -8 सेकंड तक रहेगा, उसके बाद वो वापिस लौटेगा लोअर एनर्जी लेवल में।
जब वापिस लौटेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन फ्रॉम, लिखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वन फोटॉन, एक फोटॉन के टर्म में एनर्जी को रेडिएट करता है। जैसे सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला स्टेट n1 है, n2 है, और ये वाला स्टेट सपोज करो n1 है, इसका क्वांटम नंबर n1 है, उसका n2 है। तो जब n2 से n1 में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उस एक फोटॉन के बराबर एनर्जी रेडिएट करेगा। तो कोई पूछे कि इस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो क्या करेंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी घटा देंगे। तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन h न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, या hc अपॉन लैम्डा। अब ये पूरा का पूरा टर्म अगर सपोज करो एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो इस लैम्डा को चाहें तो आप सीधे आराम से निकाल सकते हैं, किससे, 12400 डिवाइड बाई ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो ये वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। ये थर्ड हाइपोथेसिस में हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं फोर्थ पे। तो मैंने क्या कहा आपको कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो एक फोटॉन को रेडिएट करेगा, और उस एक फोटॉन, वन अंडरलाइन है, उस एक फोटॉन की एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो गया। अब फोर्थ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब फोर्थ हाइपोथेसिस एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। ये कहता है सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन है जिसका मास मान लो me के बराबर है, वेलोसिटी v है, और nth ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये जो थ्योरी है बोहर की, वही एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जब भी क्वेश्चन में कहता है कि मेन थ्योरी यही है, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि बोहर थ्योरी वैलिड है, इसका मतलब आपको इस हाइपोथेसिस का यूज करना ही है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। whenever in question there is a given that the Bohr theory is valid, this means you should use this concept जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए, angular momentum of electron in its stationary orbit is integer multiple of h upon 2 pi, hence angular momentum is quantized। रिपीट कर रहा हूँ, angular momentum of electron in its stationary orbit is integer multiple of h upon 2 pi, hence angular momentum is quantized। तो अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मास me है, वेलोसिटी v के बराबर है, vn के बराबर, nth ऑर्बिट में है तो वेलोसिटी vn, और उसका जो न्यूक्लियस के सेंटर से दूरी है उस ऑर्बिट का, वो rn है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv r परपेंडिकुलर, तो me vn इंटू rn परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, तो n h अपॉन 2 पाई। ये किसी भी पार्टिकल के लिए, where n is the quantum number of orbit, h is Planck constant, rn is radius of nth quantum number cell, vn is velocity of nth cell, m is the mass of electron। तो आप इस को ध्यान रखेंगे, nh अपॉन 2 पाई बराबर, एंड दिस इज मेन हाइपोथेसिस ऑफ बोर थ्योरी। अब एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन कहता है बोर थ्योरी वैलिड है, तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल होगा तब ना एमवीआर निकालोगे, कोई रॉड टाइप दे देगा तब कहेगा नहीं इस पे ही वैलिड है, तब क्या करोगे, सिंपल एंगुलर मोमेंटम ए लिखना और उसको लिखना NH अपॉन 2 पाई। अच्छा, H अपॉन 2 पाई को कभी कभी H क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करता है, H क्रॉस H अपॉन 2 पाई होता है। दिस इज, अच्छा, इट इज ऑलवेज वैलिड।
जब भी बोहर थ्योरी क्या आएगा, ऑलवेज वैलिड। लेकिन ये फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला सिर्फ पार्टिकल पे लगेगा, पार्टिकल पे लगेगा, और ये तो सब पे लगेगा। जैसे पार्टिकल होगा तो एम वी आर, कुछ और होगा रिजिड बॉडी जैसा होगा तो आई ओमेगा का टर्म वगैरह हेल्प ले लेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना क्या है, यही ध्यान रखना है फॉर्मूले को कि एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब इसको इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड करते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मूले डेवलप होते हैं। इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो और इसका जो फिफ्थ हाइपोथेसिस है उसे नोट कर लीजिए, वो ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस ऑर्बिट में इसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर दिस रिक्वायर्ड centripetal force is provided by electrostatic attraction force between nucleus and electron। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में vn स्पीड से घूम रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि जो, अगर मैं कहूं कि मान लो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z के बराबर है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जेडी के चार्ज होगा। तो जेड एटॉमिक नंबर है बट सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, बाकी एनालाइज कर दिया गया है। तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू तुम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 क्या है, जेडी, Q2 क्या है, E। तो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई Rn का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इक्वल्स टू M Vn का स्क्वायर, ME Vn का स्क्वायर डिवाइड बाई Rn। इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर इक्वल्स टू ME Vn का स्क्वायर अपॉन Rn। क्वेश्चन नंबर 1, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स mv स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, तो एम ई इंटू वी एन, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, एम वी आर, यही क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। अब इस दो इक्वेशन में दो ही अननोन है, देखो कौन कौन सा अननोन है, एक आर एन अननोन है और एक वी एन अननोन है। यहाँ भी आर एन, यहाँ भी वी एन है, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से आर एन की वैल्यू उठाओ और इसको उठा के तुम इसमें प्लेस कर दो, वी एन आ जाएगा, और जो वी एन आएगा उसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो यहाँ पे, तो आर एन आ जाएगा। इस दोनों को सिंपलीफाई करते हो ना, तो जो फॉर्मूला आता है उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करते हो इस इक्वेशन को, तो आर एन की वैल्यू इतनी आती है और वी एन की वैल्यू इतनी आती है। अब इसका मैं एक बार फिर देखिए, तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपन पाई एम स्क्वायर है, इसको एक नया नाम देते हैं, ए नॉट बोलते हैं, ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट। तो यहाँ पर आप एक अलग से टर्म याद करेंगे, ए नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपन पाई एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब सारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेस करोगे, एच की वैल्यू प्लेस करोगे, पाई एम ई, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जब यहाँ प्लेस करते हो तो पूरी वैल्यू कन्वर्ट होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं बोहर रेडियस, बोहर्स रेडियस या रेडियाई। आप इसको अलग से ध्यान रखना, ए नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम स्क्वायर होता है, और ए नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, वो बोलते हैं बोहर रेडियस। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। देखो, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो हम बता रहे हैं nth
क्वांटम नंबर का जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको पता चल गया कि एन एच शेल का रेडियस क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस ए नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम भी इस पर रख सकते हो या ए नॉट के टर्म में भी रहने दे सकते हो। तो आंसर कभी ए नॉट के टर्म में आता है तो कभी वैल्यू के टर्म में आता है 0.53, कभी इसके टर्म में आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो है ये ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के जब रखोगे ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 पर -19, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, तो पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको तुम अलग से लिख लेना, bn इज इक्वल टू ये आता है। इसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो इसको आप यहीं पे लिख लीजिए। ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट होती है 2.19 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। आप बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको भी याद कर सकते हैं और इसको भी याद करेंगे, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहा फिर भी तुम्हें याद करना है, वो क्या? आर एन की जो वैल्यू है ये इतना याद करना पड़ेगा। ए नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, इसे याद रखना। और ये वैल्यू याद रखना 2.19 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वांटम नंबर की एन इस क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लेस करोगे, स्पीड आ जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, मैं इसको इस वाले फॉर्मूले को अलग से इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और आगे बताता हूँ। इट इज ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। देखिए, ठीक है, देखिए अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। अब एनर्जी, अब एनएच सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? इट इज हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। और वी की वैल्यू क्या है, ये उठा के प्लेस कर दो। तो इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग, तो ई का पावर 4 बनेगा। ई का पावर 4 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? के Q1 Q2 बाई आर, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जेड ई इंटू ई, तो स्क्वायर बनेगा अपान आर एन माइनस साइन, क्योंकि Q1 Q2 बाई आर होता है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, तो पोटेंशियल नेगेटिव बनेगी। अब इस वैल्यू को आर एन की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो आर एन की जो वैल्यू है, जब इसे प्लेस करोगे ये आएगा, आर एन है ना, इसको उठा के प्लेस कर दो। इसको उठा के प्लेस करोगे तो वैल्यू करंट हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर एन की जगह पे ये वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यू की वैल्यू आएगी, ये 4 का टर्म है ना, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा, टोटल वैल्यू आती है, इट इज, ये 4 का टर्म नीचे आएगा, तो माइनस 1 अपान 4 एम ई का पावर 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर एच के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इधर का जेड, इधर का जेड, जेड स्क्वायर बनेगा। अच्छा, इस वैल्यू में खासियत देखिए, ये वैल्यू में हाफ का अंतर है मैग्नीट्यूड में, ये 1/2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये 1/4 और बाकी टर्म एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड का आधा होता है। को पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड 1/4 है और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड 1/8 है, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल जोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और लिख लेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दिस इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसी का आधा करोगे, हाफ कर दोगे, तो 1/8 आएगा, 1/8 बन गया, माइनस साइन इस माइनस से खत्म हो जाएगा। देख लिया। अब कोई पूछे टोटल एनर्जी बताइए, तो टोटल एनर्जी के लिए मैंने क्या किया, फिर कैलकुलेशन करेंगे उसी तरीके से।
देखिए जो टोटल एनर्जी क्या होगी एनएस सेल की, इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी टोटल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ से, टू इधर भेज दो तो ट्वाइस ऑफ ई माइनस बनेगा ना, तो बन गया माइनस, सॉरी ये बनेगा के ई, बनेगा माइनस ट्वाइस ऑफ के ई। देखो ये तो यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, टू इधर भेज दो तो ट्वाइस ऑफ के ई माइनस साइन, और यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस के ई बन जाएगा के ई। और इस के ई की वैल्यू अगर उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा और के ई के ही बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो टोटल एनर्जी होगी, द टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ, यही है ना, इस वैल्यू को रख दो यहाँ पे, तो बनेगा m e का पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ब्रैकेट में z स्क्वायर अपन n का स्क्वायर। एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इस पूरी की जो वैल्यू होती है इसको हम अलग से ध्यान रखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो, ठीक है। और यहां से इस चीज को हटाते हैं पहले, देखिएगा यहां हम अलग से रखेंगे m e का पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आर एच सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आर रीडवर्क कांस्टेंट है, एच प्लॉन्क कांस्टेंट, सी लाइट की स्पीड है, और इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो आप इस चीज को भी अलग से ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। आर एच सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वाला टर्म्स याद रखना आपको, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसे याद रखना। अब मैं इसको अगर हटा दूं इस पूरी वैल्यूज को तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए इसको मैंने क्या किया, देखिए E इक्वल्स टू, मैं लिखने जा रहा हूं, E बराबर माइनस आर एच सी, लिख लीजिए जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिखेंगे इसको कि ये वैलिड है, वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक सेकेंड, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ही लग रहा है, उसी में फॉर्मूला लगेगा, और इस चीज को भी आप अलग से ध्यान रखेंगे। और ये भी वैलिड किस केस में, इसी केस में वैलिड है, इस केस में वैलिड है। चलिए इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है ओवर थ्योरी में। एक ये कि क्वांटम रेडियस, एनएस सेल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एनएस सेल में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एनएस सेल की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, और ये वैल्यू आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसी पे बेस होकर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए ओके, ये क्वेश्चन है इन हीलियम प्लस एटम। फर्स्ट क्वेश्चन है इन n बराबर 2 सेल फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 3, इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 में लेके जाना है तो कितना एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। थर्ड, हाउ मेनी राउंड इलेक्ट्रॉन डज इन n बराबर 3 ऑर्बिट बिफोर टेकिंग ट्रांजिशन इन लोअर ऑर्बिट। n बराबर 3 नहीं, n बराबर 2 कर लो इस क्वेश्चन में।
n बराबर 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर 2 सेल में इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांजिशन करेगा जब उसको लोअर ऑर्बिट में जाना होगा, क्योंकि हीलियम प्लस एटम है तो स्टेबल ऑर्बिट क्या होगा, n बराबर 1 स्टेबल ऑर्बिट होता है हीलियम प्लस का, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट क्या होगा, n बराबर 1। तो जब अगर n बराबर 2 में जाता है तो n बराबर 2 में वो कितना राउंड करेगा तो वापिस आएगा। फिर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर व्हेन इट इज इन n बराबर 2, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 ऑर्बिट में है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, तो उसमें रहते हुए वो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया होगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन, n बराबर 2 डील कर रहा हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2.19 10 का पावर 6 जेड अपान एन। तो देखिए n2 है और जेड कितना है, हीलियम है ना, हीलियम का जेड क्या होता है 2He4, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो जेड इज 2He4 होता है तो जेड इज 2, n इज 2, n तो 2 है ही, वैल्यू प्लेस कर दो तो जेड अपान 2 क्या आएगा, जेड अपान 2 करोगे तो 2 अपान 2 तो 1 बन जाएगा। तो वेलोसिटी इज 2.19 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई जेड, ये होता है। n किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और जेड किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपान 2 वैल्यू प्लेस करिए तो 2 का स्क्वायर अपान 2 इज 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 6 अपान 2 10 1.06 एंगस्ट्रॉम, इज रफ वैल्यू। आगे अगला क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल एनर्जी की सहायता से निकालना है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है दिस इज -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो जेड 2 है एन भी 2 है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल। ये सेकेंड सेल की एनर्जी है, ये सेकेंड सेल में वेलोसिटी है, ये सेकेंड सेल का रेडियस है। तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, इस चीज को आप अलग से, जो मैं लिखवाया था ना ये वाली वैल्यू, इसको आप अलग से निकाल लेना, इट इज -E। देखो ये -E के बराबर होता है, टोटल एनर्जी को माइनस में करो तो कैंडी जाएगी, या कैटेगरी माइनस लगाओगे तो ये आ जाएगी, इसको भी अलग से ध्यान रखेंगे। कैंडी एनर्जी टोटल एनर्जी की माइनस साइन के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के माइनस साइन के बराबर आती है। नहीं, देखिए इस फॉर्मूले से समझ में आएगा, U/2 इक्वल्स टू E है, तो U की वैल्यू कितनी आएगी 2E आएगी ना, ट्वाइस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्वाइस। देखो U/2 इक्वल्स टू -C, माइनस माइनस कट गया तो U की वैल्यू 2E आएगी ना, 2E, तो 2E लिख लेंगे, मतलब ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दी इस एनर्जी में, तो -6 दूनी 12 3 दूनी 6 2, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। आपको पूछे काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ एनर्जी होती है, माइनस ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी का माइनस साइन, तो टोटल एनर्जी कितनी है -13.6, कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मैंने इसे भी निकाल लिया, मैंने इसे भी निकाल लिया। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, वो बराबर किसका होता है NH/2π का। तो n कितना है 2, क्योंकि हम दूसरे सेल के लिए बात कर रहे हैं ना, दूसरे सेल के लिए बात कर रहे हैं, तो n की जगह पे 2 H/2π, तो वैल्यू क्या आ गई, दिस इज H/π, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से मैंने इसे भी कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n/1 टू n/3, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, E1 की वैल्यू ये मिलेगी आपको -13.6, ये तो है 13.6 जेड अपान एन, n 1 है ना,
N1 है, और Z किसके बराबर है 2, तो 2 यहाँ पर रख दो, N1 है। फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल रहा हूँ ना, कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनवायरमेंट नंबर 3, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होनी चाहिए कितनी, 3 क्वांटम नंबर में से फर्स्ट क्वांटम नंबर घटा दो की एनर्जी घटा दो, थर्ड की एनर्जी में से 1 की एनर्जी घटा, तो E3 माइनस E1 लिखेंगे। अब हम लोग प्लेस करेंगे E3 की वैल्यू। ये काम करें पहले E1 निकाल लेते, E1 क्या होगा, फॉर्मूला तो यही है, तो माइनस 30.6, जेड की जगह पे क्या लिखेंगे 1, जेड की जगह पे क्या लिखेंगे 2 अपान एन की जगह पे 1, तो बनेगा 2 का स्क्वायर, इतना बन गया। अब बात करेंगे E3 के लिए, E3 के लिए क्या लिखेंगे, E3 थर्ड सेल की एनर्जी, थर्ड सेल ना, तो एन की जगह पे 3 प्लेस करोगे ना, एन की जगह पे 3 प्लेस करोगे, तो रुको, थर्ड सेल की एनर्जी निकालेंगे, दिस वन इज माइनस 13.6 जेड अपान एन का स्क्वायर, जेड 2 है ना और एन, तो 2 अपान 3 का स्क्वायर। अब एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, तो E3 से E1 घटाएंगे ना, तो इसमें से घटा दो, तो जब इसमें से आप इसे घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे ना E3 माइनस E1, तो कॉमन क्या आएगा 13.6 कॉमन आएगा, अब ब्रैकेट में क्या बनेगा, ये 2 का स्क्वायर है तो 4 बनेगा, और ये 2 का स्क्वायर अपान 9, तो मतलब 4 अपान 9 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13.6 इंटू 9 चौका 36 से 4 घटा दो, 36 से 4 32 अपान 9, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 3 में भेजने के लिए। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब कर हाउ मेनी राउंड इलेक्ट्रॉन डज इन n बराबर 2 ऑर्बिट बिफोर टेकिंग ट्रांजिशन लोअर ऑर्बिट, कितना राउंड चक्कर लगाएगा, तो इसके लिए मैंने अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व। थर्ड के लिए हाउ मेनी राउंड इलेक्ट्रॉन डज इन n बराबर 2 ऑर्बिट बिफोर टेकिंग ट्रांजिशन लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट में जाने से पहले वो कितना चक्कर लगाएगा, तब जो नंबर ऑफ चक्कर आएगा वो क्या होगा, अच्छा कितने सेकंड तक हायर स्टेट में रुकता है, 10 पावर माइनस 8 सेकंड तक रुकता है, तो 10 पावर माइनस 8 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा गया, तो एक चक्कर लगाने का टाइम निकालना पड़ेगा ना, पहले एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, उसके बाद समझ में आएगा, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगाएगा, टाइम पीरियड, वो कितना होगा, एक चक्कर लगाने में टाइम पीरियड कितना आएगा बताओ, 2 पाई आर अपान भी होगा, और आर तो निकाल चुके हो, 1.06 एंगस्ट्रॉम, अभी वेलोसिटी पता है। अब नंबर ऑफ चक्कर कितना लगेगा, तो 10 पावर माइनस 8 सेकेंड तक उस ऑर्बिट में रहता है, फिर लोअर ऑर्बिट में आता है, तो इतने सेकेंड में कितना टाइम पीरियड आएगा उतना ही तो नंबर ऑफ चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगाने में कैपिटल टाइम लग रहा है, तो 10 पावर माइनस 8 सेकेंड में वो कितना टाइम पीरियड ले लिया, वही तो नंबर ऑफ चक्कर हुए, तो टाइम पीरियड प्लेस कर दो, डिवाइड कर दो, इट इज 2 पाई आर अपान भी, तो भी ऊपर जाएगा, अब वैल्यू प्लेस कर दो, इन सबको फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो n की वैल्यू आएगी 10 पावर माइनस 8, v की वैल्यू कितनी है 2.19, 10 पावर माइनस 6, और ये है 2 पाई आर एन, पाई की जगह पे 3.14, और जो रेडियस है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम है। ओके, अब एक कैलकुलेशन कर लें, एक रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तुम देखो कैसे मैं कर लेता हूँ, इस वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट इसे कैंसिल करके इसको 3 में कन्वर्ट कर दो, तो ये आएगा 3 से डिवाइड करेंगे, इसे हटाई दें यहाँ से, तो बनेगा 0.33 समथिंग इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से कितना आएगा 8 है, ये 6 है तो -2 बनेगा, और -2 यहाँ पर -10 ऊपर आएगा तो +8 बन जाएगा, इट इज अप्रोक्सीमेट 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 टाइम्स वो चक्कर लगाएगा, समझ रहे हो कितना चाहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट से निकल के हायर लेवल पे जाएगा
तो वहां पे जब 10⁻⁸ सेकेंड, सोचो कितना कम होता है 10⁻⁸ सेकेंड, और उतने कम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 10⁷ टाइम्स घूम गया। तो अगर तुम सही में कल्पना करो तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर 10⁻⁸ सेकेंड में 10⁷ टाइम्स घूम गया, तब हमारी आंखें इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। हमारे आंखों में लगेगा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है। फिर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड की तरह से फैला होता है, क्लाउड की तरह से फैला होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर व्हेन इट इज इन n बराबर 2। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, क्लाउड है, एक तरह से क्लाउड है, करंट है एक तरह से, देखिए तो इलेक्ट्रॉन का करंट है वो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपान 2r, ये तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो म्यू नॉट अपान 2r, और आई क्या होगा क्यू एफ, अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो कन्वेक्शन करंट कितना होता है क्यू एफ, क्यू ई है और एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको 1/t लिख सकता हूं, तो 1/t बन गया। अब वैल्यू प्लेस कर दो, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 प्लेस कर देना, 2r इंटू टाइम पीरियड्स। तो r किसके बराबर है, r निकाले 1.06 एंगस्ट्रॉम, और कैपिटल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू 2 पाई r अपान v, उठा के रख देना, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। गॉट इट? ओके, और कुछ क्वेश्चन करने से पहले और थोड़ी पढ़ेंगे।